हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 62। सेट नंबर 62 इस पूरे सीरीज का है और हीट का ये पार्ट 10 है और ये आखिरी पार्ट नहीं है। ठीक है, एक पार्ट और आएगा इस हीट चैप्टर में, पार्ट 11 भी आएगा। मुझे लगा था कि पार्ट 10 के साथ जो है वो सारे टॉपिक्स जो क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, एक पार्ट और आएगा और आपका ये हीट चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हीट चैप्टर समाप्त होने के बाद यानी कि जो हीट का पार्ट 11 आएगा उसको समाप्त करने के बाद सारे ही पीडीएफ को एक साथ कंबाइन करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। हीट का ये पार्ट 10 है, सेट हमारा 62 है। एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है, फिर वह 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा, है ना, कितना समय लेगा। ये सवाल देखो यूपीपीसीएस मेंस 2017 का है और ये सवाल जो है न्यूटन शीतलन का जो नियम है, न्यूटन का जो शीतलन नियम है उस पर आधारित है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था। इसमें क्या कहा गया है कि 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस होने में टाइम कितना लगा, 25 सेकंड का। फिर 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में ये टाइम कितना लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट फॉल होने में, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होने में 25 सेकंड का टाइम लगा और अगला जो 15 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ है उसमें कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने की जो दर है वो समानुपाती है जो गर्म पिंड है, गर्म पिंड का जो तापमान है और उसके वातावरण का जो तापमान है उसके बीच के अंतर का। तो मान लो वातावरण का टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, आपका मन करे तो 25 मान लो, 20 मान लो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। तो पहले देखो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, यानी ये बॉडी का टेम्परेचर 90 था और सराउंडिंग यानी कि कमरे का तापमान 30 था, तो ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस आपका है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अगले 25 सेकंड के बाद ये डिफरेंस जो है कितना बचता है, देखो यहाँ पर ये बचता है 75 माइनस 30 यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ देखो, पहले ये 60 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब ये जो डिफरेंस है ये कम हो गया। अगर ये कम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग है ये भी कम हो जाएगी, ठंडा होने की जो दर है ये भी कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में 25 सेकंड का टाइम लगा है, तो अगला 15 डिग्री सेल्सियस गिरने में 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ठंडा होने की दर जो है कम हो चुकी है। यानी जिस स्पीड से पहले यह गर्म वस्तु जो है ठंडा हो रहा था, अब उस स्पीड से ना हो करके थोड़ा सा स्लो हो गया है, इसीलिए 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा अगला 15 डिग्री सेल्सियस फॉल होने में। ठीक है, तो 25 सेकंड से अधिक समय लगेगा। थर्मस के बाहरी एवं भीतरी दोनों सतहों को सफ़ेद एवं चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, ये सब हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये चमकदार और सफ़ेद बनाने के पीछे कारण क्या है, इसका कारण ये है कि सफ़ेद एवं चमकदार सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, नहीं ऊष्मा की बुरी अवशोषक होती है, ये सही है। सफ़ेद एवं चमकदार सतह ऊष्मा की बुरी अवशोषक होती है, सी हमारा राइट आंसर। डैश भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, सवालों को करेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो यह खर्च हो सकती है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी के अंदर हम लोग 3 नियम देखेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और शून्य नियम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को, किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो ये खर्च हो सकती है। जो सिस्टम को हीट दिया गया ये खर्च हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये देखो, ये अपने आप में एक सिस्टम है, ये अपने आप में एक सिस्टम है, इसमें गैस है और ये ऊपर से पिस्टन आपको दिखलाया गया है। क्या हुआ कि इसको क्यू हीट दिया गया, इसको क्यू हीट यहाँ से देखो दिया गया और स्टार्टिंग में मान लो इसके पास जो आंतरिक ऊर्जा थी वो यू थी, आंतरिक ऊर्जा को हम लोग यू से दिखाते हैं और ये जो आंतरिक ऊर्जा है ये आंतरिक गतिज ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो पहले ऊष्मा देने से पहले इसके पास कुछ आंतरिक ऊर्जा थी,
ठीक है ना, इसके पास कुछ आंतरिक ऊर्जा थी। उसके बाद क्या है कि इसको हीट सप्लाई किया गया। क्यों? अब ये जो हीट सप्लाई किया गया, इससे देखो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि सारी जो ये ऊष्मा दी गई है उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर दे, या फिर ये हो सकता है कि सारी ऊष्मा से जो है ये क्या करे, कुछ काम कर ले, एक्सटर्नल वर्क कर ले। मैं ये बोल रहा हूं, या तो ये हो सकता है कि ये जो Q है इसको देने से इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, सारी की सारी ऊष्मा जो है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करवा दे। या फिर ये हो सकता है कि जो भी ऊष्मा यहाँ पर दी जा रही है इससे ये एक्सटर्नल वर्क कर ले। एक्सटर्नल वर्क कैसे करेगा? जैसे देखो पिस्टन अभी यहाँ है, इसने एक्सटर्नल वर्क किया, यानी इस पर बल लगाया और पिस्टन जो है ये ऊपर की ओर खिसक गया, तो ये इसने हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ने वर्क किया। तो सारी की सारी जो ऊष्मा है वो वर्क कर ले। या फिर ये हो सकता है कि जो ऊष्मा दी गई है उससे क्या हो कि आंतरिक ऊर्जा में कुछ वृद्धि हो जाए और कुछ ये सिस्टम जो है काम भी कर ले। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में खर्च हो सकती है, निकाय द्वारा बाह्य कार्य करने में खर्च हो सकती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में साथ ही कुछ बाह्य कार्य करने में खर्च हो सकती है। तो उपर्युक्त सभी ये सारी पॉसिबिलिटीज है, हो सकती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जो ऊष्मा हमने दी उससे क्या हुआ, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि हो गई और सिस्टम ने क्या किया, कार्य किया। तो यही अपने आप में क्या है, ऊर्जा संरक्षण का भी नियम है। एक निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण कर 500 जूल कार्य करता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये Q बराबर हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा U प्लस W, यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। एक निकाय को 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण कर, यानी ये जो Q है ये 2 किलो कैलोरी है, 2 किलो कैलोरी है, यानी कि 2000 कैलोरी हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, 500 जूल कार्य करता है और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें डेल्टा U चाहिए। ये हमारे पास कितना है, 500 जूल है। अब देखो ये जूल है, ये कैलोरी है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, हमें सारे यूनिट जो है कन्वर्ट करने होंगे सेम में। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, तो डेल्टा U हमारे पास हो जाएगा कितना, ये 2 दूनी में 4 हो जाएगा और ये 2 चौके में 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 जीरो है और फिर 1 के बाद पॉइंट हम डालेंगे यहाँ पर, और ये माइनस 500, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7900 जूल, 7900 जूल। तो सही कर देना यहाँ पर, ऑप्शन तो कोई नहीं है इसमें से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7900 जूल। तो ये एक न्यूमेरिकल था, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इस फॉर्मूले पर था, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। समदाबी प्रक्रिया में नियत रहता है। समदाबी प्रक्रिया, देखो इंग्लिश में भी वर्ड ध्यान में रखना। समदाबी प्रक्रिया को हम लोग समदाबी प्रक्रिया या फिर इसी को समदाबी प्रक्रम भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि जो डेल्टा P है ये 0 होगा। कहने का मतलब जो प्रेशर है, जो दाब है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोले तो नियत होगा, तो दाब जो है इसमें नियत रहता है। सम आयतनिक प्रक्रम में नियत रहता है, इसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि डेल्टा V जो है ये 0 है, यानी कि जो V है ये कांस्टेंट है। तो आयतन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समतापी प्रक्रिया या फिर समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर क्या है कि कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। आइसोथर्मिक प्रोसेस जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होता है, तो भी क्या है, आइसोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसमें ताप जो है, इस प्रोसेस में जो है ताप नियत रहता है। समतापी प्रक्रिया का उदाहरण है जो अभी आपने देखा कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, डेल्टा T जो है 0 हो जाता है, उसका उदाहरण है। तो ये तो आप जानते ही हो पहले से, अवस्था में परिवर्तन जो है समतापी प्रक्रिया है। इसके अलावा देखो और क्या सब है इसमें, किसी गैस को धीमी गति से संपीड़ित करना, किसी गैस को धीमी गति से प्रसारित करना। यहाँ धीमी गति बोलना जरूरी है, वरना आंसर जो है कुछ और हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गैस है,
ठीक है, ये गैस है, इसको कंप्रेस किया गया, इसको कंप्रेस किया गया, वो भी क्या है कि एकदम तेजी के साथ, यहाँ धीमी है बट मान लो कि तेजी के साथ किया गया, तब क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज कर जाता है, यहाँ भी बोल सकते हो कि वेरी फास्ट। खट से टेम्परेचर क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा। मान लो गैस है तो गैस का जो तापमान है वो तेजी के साथ बढ़ जाएगा। वही मान लो कि अगर गैस जो है इसको क्या करो आप कि एक्सपांशन कर दो, इसका गैस को एक्सपैंड कर दो आप, इसको भी क्या करो कि आप बहुत तेजी के साथ करो, टेम्परेचर जो तेजी के साथ गिर जाता है। अब देखो यहाँ पर धीमी गति से बोलने का क्या मतलब है। जब हम धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे ना, जब हम धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे इसको, गैस को, तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो जैसे ही बढ़ेगा तो कुछ ऊष्मा का वो ह्रास कर देगी, गैस जो है कुछ ऊष्मा को जो है सराउंडिंग को दे देगी, तो इससे टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाएगा। अगर हम गैस को धीरे धीरे कंप्रेस करते हैं तो गैस को ये टाइम मिल जाता है कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा हम क्या करेंगे, सराउंडिंग को हीट लूज कर देंगे और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर हम गैस को धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे हमारा टेम्परेचर फॉल होगा हमें टाइम मिल जाएगा और हम सराउंडिंग से क्या करेंगे कि ऊष्मा को अवशोषित कर देंगे। अगर हम यही काम फास्ट करते हैं तो टाइम नहीं मिलेगा गैस को। हम अगर तेजी के साथ इसको कंप्रेस कर देंगे तो गैस को क्या है कि सराउंडिंग को हीट लूज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, उसका जो तापमान है वो तेजी के साथ बढ़ जाएगा। अगर हम गैस को तेजी के साथ एक्सपैंड कर दें तो इतनी तेजी के साथ उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा कि उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर ले। इसीलिए यहाँ पर धीमी गति से बोला गया है। अगर धीमी गति से गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो गैस को ये टाइम मिल जाएगा कि वो सराउंडिंग को हीट लूज कर सके और बढ़े हुए टेम्परेचर को वापस से कम कर सके, जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। वैसे ही गैस को ये टाइम मिल जाएगा कि अगर हम धीरे धीरे गैस को एक्सपांड करते हैं तो वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और टेम्परेचर जो घटने वाली थी वो नहीं घटेगी। इसलिए धीमी गति से बोलना जो है जरूरी है। अगर यही काम हम फास्ट करें तब हम पता है इसे क्या बोलेंगे, तब ये समतापी प्रक्रम तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। तब हम इसे एडियाबेटिक बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग आगे देखेंगे इसके ऊपर एक दो सवाल। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम ये फास्ट काम करते हैं तो गैस को धीमी गति से संपीड़ित करना, ये एग्जाम्पल है समतापी प्रक्रम का। तो गैस को तेजी के साथ संपीड़ित करना या फिर गैस को तेजी के साथ प्रसारित करना, वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का, रुद्धोष्म प्रक्रम का। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा पूर्ण रूप से वस्तु द्वारा की जाने वाली कार्य में खर्च हो जाती है? ये बोला जा रहा है कि जो ये Q है ये W हो जाता है। मतलब हमने जो ये फॉर्मूला देखा कि जो ऊष्मा हमने दी सिस्टम को, उससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई और कुछ कार्य भी किया गया। यहाँ बोला गया है कि ये जो Q है ये पूरा बराबर है W के, मतलब ये जो डेल्टा U है ये 0 है, ये शून्य हो गया। डेल्टा U जो है ये शून्य हो गया। ये कब हो सकता है ऐसा, ये पूछा गया है। तो यह है चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रिया या फिर चक्रीय प्रक्रम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में साइक्लिक प्रोसेस। देखिए, जब एक सिस्टम अलग अलग अवस्थाओं से होते हुए वापस अपनी पहली वाली अवस्था पर आ जाती है तब हम उसे साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि एक सिस्टम के लिए ग्राफ दिखलाया गया है कि पहले एडियाबेटिक प्रोसेस था, फिर आइसोथर्मल था, फिर एडियाबेटिक है, फिर आइसोथर्मल है। तो ऐसे क्या है कि घूम फिर करके वापस से ये पहले अवस्था पर आ जाती है। और इस प्रोसेस में जो ग्राफ बनता है हमेशा ऐसे क्लोज्ड कर्व बनता है। खैर ग्राफ के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता है। अब बस ये ध्यान रखो कि जब कोई सिस्टम, जब कोई निकाय अलग अलग अवस्थाओं से होते हुए वापस अपने पहले वाली अवस्था पर आ जाती है तो उस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम या फिर साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ये 0 होता है। तो अगर हम जो ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ का, अगर उसमें हम आंतरिक ऊर्जा को हम शून्य कर दें तो Q हमारा W के बराबर हो जाएगा। किस प्रक्रिया में निकाय के द्वारा किया गया बाह्य कार्य शून्य होता है? इस बार बोला है कि बाह्य कार्य जो है शून्य होता है।
और निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाती है और Q बराबर हमारा डेल्टा U हो जाता है। मतलब इस बार कुछ ये हुआ कि जो Q बराबर हमारा डेल्टा U प्लस W हुआ करता था, इसमें ये जो W है ये 0 हो चुका है ना, ये जो है ये 0 हो चुका है और Q हमारा डेल्टा U हो गया है। ये कब होगा? देखिए W बराबर एक फार्मूला होता है ये P इंटू में डेल्टा V, W बराबर प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। अब मुझे ये बताओ ये डेल्टा V जो है ये 0 कब होगा? क्योंकि डेल्टा V जब 0 होगा तभी जाकर के ये W 0 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि चेंज इन वॉल्यूम 0 यानी कि कार्य 0 यानी कि Q बराबर डेल्टा U हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं समआयतनिक प्रक्रम। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें निकाय द्वारा न ऊष्मा दी जाती है और न ही ग्रहण की जाती है, अर्थात निकाय की संपूर्ण ऊष्मा नियत बनी रहती है। मतलब ये एक सिस्टम है, यहां से न तो ऊष्मा बाहर निकल सकती है और ना ही ऊष्मा जो है बाहर से अंदर आ सकती है। तो ये सिस्टम ही अपने आप में कहलाता है एडियाबेटिक सिस्टम। हिंदी बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम या प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस। आप बताओ एक एग्जांपल जहां इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ना तो बाहर से ऊष्मा अंदर आए ना ही अंदर से बाहर जाए। जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें यही तो होता है। वो भी जो थर्मस फ्लास्क है वो अपने आप में क्या है? एडियाबेटिक क्या है कि सिस्टम है, उसमें भी तो वही होता है। हम लोग इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि ना तो अंदर से हीट बाहर जाए और ना ही बाहर से हीट अंदर आए। निम्न में से कौन सी घटना रुद्धोष्म प्रक्रिया का उदाहरण है, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस का उदाहरण है। थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाने पर उसका गर्म हो जाना। देखो थर्मस है, मैंने आपसे कहा ना तो बाहर से हीट अंदर आ सकती है ना ही हीट अंदर से बाहर जा सकती है। तो चाय है, अगर आप उसको तेजी से हिलाओ तो वो गर्म हो जाती है। जो चाय है गर्म हो जाती है। अब देखो गर्म होने के लिए तो ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा बाहर से आ नहीं रही है, तो चाय गर्म कैसे हो गई? चाय गर्म हो गई, जो उस पर कार्य किया गया वही कार्य जो है ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया और चाय जो है गर्म हो गई। जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो इस वाले प्रक्रिया में क्या होता है कि चेंज इन हीट तो 0 है, ना ऊष्मा आ रही है ना ऊष्मा जा रही है। तो सिस्टम की जो अंदर में जो हीट है वो कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन हीट 0। तो ऐसे में क्या हुआ कि W बराबर क्या हो गया यहाँ पर माइनस डेल्टा U हो गया। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उससे उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या है कि वृद्धि हो जा रहा है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाने के कारण ही चाय जो है गर्म हो जा रही है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का लेना देना नहीं होता है, चेंज इन हीट 0 होता है। जो कार्य किया जाता है उसी से आंतरिक ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाती है। तो ए हमारा सही है। यदि साइकिल की ट्यूब अचानक फट जाए तो उससे निकलने वाली हवा ठंडी होती है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यह डिस्कशन किया कि मान लीजिए कोई गैस है, अगर आप इसका एक्सपांशन करो, वो भी क्या है कि फास्ट एक्सपांशन करो, तो टेम्परेचर इसका जो है गिर जाता है। अब देखो क्यों गिर जाता है, हम लोगों ने तो बात किया टेम्परेचर जो है गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? अब देखो गैस को एक्सपेंड करने के लिए क्या है, उसको भी ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा दो तो गैस जो है फैलती है। लेकिन जब हम तेजी के साथ गैस को प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं, तो बाहर से ऊष्मा लेने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। जब आप तेजी से प्रसारित करोगे तो बाहर से ऊष्मा लेने का मौका मिला नहीं, तो फैलने के लिए ऊष्मा कहाँ से ली, फैलने के लिए ऊर्जा कहाँ से ली? वो अपने ही आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है फैलने के लिए। और जब अपने आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी तो आंतरिक ऊर्जा जो है गिर जाएगी, तो टेम्परेचर उसका जो है कम हो जाएगा। ये कारण है। जैसे जो डीओ है,
DO या फिर बॉडी स्प्रे हम इसको बोलते हैं। जब आप बॉडी स्प्रे मारते हो बॉडी पर तो वो ठंडी होती है या नहीं होती है? जब आप बॉडी स्प्रे मारते हो अपने हाथ पे, बॉडी पे, तो आपको ठंडा लगता है ना? क्यों लगता है? क्या गैस उसके अंदर ठंडी है? अगर गैस ठंडी होती तो DO का जो कैन होता है उसको आप पकड़ेंगे तो आपको ठंडा लगता है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? DO का जो ये कैन होता है, ये जो कैन होता है, क्या ये आपको ठंडा लगता है पकड़ने पर? आपको पकड़ने पर ठंडा ये नहीं लगता है। लेकिन जब आप यहाँ से स्प्रे मारते हो तो बॉडी पर जब ये स्प्रे जो है जाकर के गिरता है तो आपको ठंडा लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके अंदर जो गैस है वो क्या है कि हाईली कंप्रेस्ड है, हाईली कंप्रेस्ड है। जब हम स्प्रे मारते हैं तो वो गैस जो है तेजी के साथ फैलती है, एकदम तेजी के साथ फैलती है। और मैंने आपसे कहा इतनी तेजी के साथ फैलती है कि बाहर से ऊष्मा लेने का मौका नहीं मिलता है। फैलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो अपने आंतरिक ऊर्जा से लेती है, जिससे उसका टेम्परेचर जो है गिर जाता है। जब आपके बॉडी पे जाकर के वो गैस जो है हिट करती है तो क्योंकि वो ठंडा है, आपका बॉडी गर्म है, तो गर्म बॉडी से इसमें क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर होगा, तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो जो DO हम लोग यूज करते हैं, मारते हैं, वो भी अपने आप में क्या है कि एक एडियाबेटिक सिस्टम है। और यही कारण यहाँ भी होता है। साइकिल का ट्यूब अचानक से फट जाती है तो गैस जो है, एयर जो है बाहर निकलती है, तेजी के साथ बाहर निकलती है, तो बाहर से सराउंडिंग से ऊष्मा लेने का मौका मिलता नहीं है, अपने आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है गैस के प्रसारण के लिए, जिससे उसका टेम्परेचर जो है फॉल हो जाता है और जो हवा है वो ठंडी होती है। शुष्क बर्फ का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एडियाबेटिक सिस्टम में डाल करके उसको तेजी से फैलाया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर गिर जाता है और ये जम जाता है। तो ये भी अपने आप में जो है एडियाबेटिक सिस्टम का जो है एग्जाम्पल है। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? ये मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा सवाल, आदर्श गैस और जो वास्तविक गैस है उसमें क्या अंतर है। अब देखो, आदर्श गैस के अंदर जो है कई सारी अजम्पशंस होती हैं, कई सारी मान्यताएं होती हैं। मान लेते हैं कि भाई एक गैस है, इसमें ये जो है नहीं देखा जाता है। रियल गैस में वो सब कंसीडर करते हैं, लेकिन आदर्श गैस में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लो कि जो हम आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं, गैसों की आंतरिक ऊर्जा, उसमें मैंने आपसे कहा कि आंतरिक गतिज ऊर्जा भी होती है और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब आदर्श गैस के केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई गैस के पास कोई आंतरिक स्थितिज ऊर्जा नहीं है, मतलब गैसों की जो गतिज आंतरिक ऊर्जा है वो बराबर है गैस की आंतरिक गतिज ऊर्जा। हम स्थितिज ऊर्जा को इग्नोर ही कर दिए आदर्श गैस में। रियल गैस में ये ऊर्जा होती है, लेकिन आदर्श गैस में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि इसके पास ये ऊर्जा नहीं होती है। तो कई सारे अंतर होते हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस में, ये अंतर मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो आदर्श गैस में क्या है, U बराबर U के, टोटल आंतरिक ऊर्जा जो है वो आंतरिक गतिज ऊर्जा के बराबर है। और ये जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदर्श गैस की जो कुल आंतरिक ऊर्जा होती है वो बराबर होती है आंतरिक गतिज ऊर्जा के, और आंतरिक गतिज ऊर्जा केवल और केवल डिपेंड करती है गैस के तापमान पर, केवल तापमान पर। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल और केवल तापमान पर। एक आदर्श गैस के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? बोला है समतापी प्रक्रम में डेल्टा Q बराबर W होता है। हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। समतापी प्रक्रम में देखो आदर्श गैस की बात की गई है, और समतापी प्रक्रम में आप क्या जानते हो? समतापी प्रक्रम में आप जानते हो कि डेल्टा T तो हमारा 0 होता है, यानी कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या डेल्टा U कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? क्योंकि आदर्श गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल और केवल तापमान पर निर्भर करती है। तापमान में अगर हमने परिवर्तन ही नहीं किया, तो क्या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये डेल्टा U हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, और डेल्टा Q बराबर W के हो जाएगा। तो ये तो सही है। सम आयतनिक प्रक्रम में डेल्टा Q बराबर डेल्टा U हो जाएगा। सम आयतनिक प्रक्रम में क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा W बराबर P इंटू में डेल्टा V होता है, तो आइसोकोरिक में ये डेल्टा V जो है 0 हो जाएगा। तो W बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा Q।
सॉरी डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू हो जाएगा, तो ये सही है। चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा, चक्रीय प्रक्रम में आपने क्या पढ़ा, चक्रीय प्रक्रम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो डेल्टा यू है ये 0 हो जाता है, तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू है ये डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पर काट दो, इसको यहाँ पर जो है काट दो और यहाँ पर लिख लो डब्ल्यू, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में, तो ये सही हो जाएगा हमारा। इसको यहाँ पर काट करके डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, तो उपर्युक्त सही सभी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश एक ऐसा यंत्र होता है जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। ऊष्मा को क्या करेगा ये कि कार्य में परिवर्तित कर देगा, लेकिन प्रथम नियम ये कहता है कि सारी ऊष्मा जो है वो कार्य में बदल जाएगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है कि एक ड्रॉबैक है। इसे हम ऊष्मा इंजन बोलते हैं। ऊष्मा इंजन जो है ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। ऊष्मा इंजन में उच्च ताप पर होता है। अगर मोटे तौर पर हम लोग डायग्राम बनाएं हीट इंजन का, तो उसमें एक स्रोत होता है जो कि गर्म होता है और एक सिंक होता है जो कि ठंडा रिजर्वायर होता है। अब देखो जो स्रोत है उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी इनफाइनाइट होती है, यानी कि जो ऊष्माधारिता है वो भी अनंत होती है, और जो कोल्ड रिजर्वायर है इसकी ऊष्माधारिता भी इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब आप पहले समझ लो, अनंत ऊष्माधारिता है मतलब आप यहाँ से जितनी मर्जी उतनी ऊष्मा निकाल लो, इसका टेम्परेचर गिरने वाला नहीं है, ये हमेशा हॉट ही रहेगा। इसको आप जितनी चाहे उतनी ऊष्मा दे दो, इसका टेम्परेचर भी गिरने वाला नहीं है, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा, यानी हमेशा ये सिंक जो है ठंडा ही रहेगा। तो क्या हुआ, इस स्रोत से हीट जो है Q1 लिया गया कार्य करवाने के लिए। तो देखा ये गया कि भाई हम Q1 तो ले रहे हैं, कार्य भी हो रहा है, लेकिन ये जो Q1 है ये पूरी तरह से कार्य में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ ऊष्मा का यहाँ पर क्षय भी हो जाता है, कुछ ऊष्मा का यहाँ पर क्षय भी हो जाता है, कुछ ऊष्मा जो है बर्बाद भी हो जाती है, सिंक में चली जाती है। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है, हम सारे Q1 को W में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। हम सारे Q1 को W में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऊष्मा जो है Q2 के रूप में सिंक में चली जाती है, यानी कि वो बोल सकते हो कि बर्बाद ही चली जाती है, ठीक है। तो ऊष्मा इंजन में उच्च ताप पर होता है कौन, स्रोत, स्रोत ए हमारा आंसर। ऊष्मा इंजन की दक्षता यानी कि हीट इंजन की एफिशिएंसी प्राप्त करने का सही सूत्र है, जहां Q1 स्रोत से ली गई ऊष्मा है, Q2 सिंक को दी जाने वाली ऊष्मा है तथा W किया गया कार्य है। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है, ईटा जो है ग्रीक लेटर है, ये बराबर होता है कि कितना कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया यानी आउटपुट क्या मिला, और इनपुट क्या था, इनपुट Q1 था, आउटपुट W मिला। तो अगर परसेंटेज में ना निकाले तो ये एफिशिएंसी है, अगर हम परसेंटेज में निकाले तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो Q1 है ये बराबर है W प्लस Q2 के, कार्य किया और कुछ बर्बाद चला गया, यहाँ से W हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर W के स्थान पर डालो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू में 100। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू में 100, Q2 बाई Q1 इंटू में 100। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ए और C दोनों, यहाँ पर C कर लेना, A और C दोनों जो है सही है। देखिए ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है, तो आराम से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी है, आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई अगर हम Q हीट लेते हैं, अगर इंजन Q हीट ले रहा है तो वहाँ से काम W करवा देगा, लेकिन कुछ ऊष्मा तो है पक्का है कि बर्बाद चली ही जाती है। लेकिन जो आदर्श इंजन हम लोग बोलते हैं, आदर्श ऊष्मा इंजन जो बोलते हैं, वो दावा ठोकता है कि सारे ऊष्मा को हम लोग कार्य में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन याद रखना ये आदर्श ऊष्मा इंजन है, व्यवहार में ऐसा कोई इंजन ही नहीं है, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो। मतलब स्रोत से जितनी ऊष्मा ली गई सब के सब कन्वर्ट हो गए कार्य में। 100 जूल ऊष्मा ली, 100 जूल कार्य हो गया, 1000 जूल ऊष्मा ली, 1000 जूल कार्य हो गया। ये आदर्श ऊष्मा इंजन है। व्यवहार में ऐसा कोई इंजन है नहीं जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो। ईटा बराबर 1 बोल दो या फिर परसेंटेज में 100% बोल दो।
आइडियल हीट इंजन। याद रखना, ऐसा इंजन है नहीं, यह बस एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। कार्नो इंजन के संबंध में असत्य कथन चुने। कार्नो इंजन, देखो कार्नो इंजन को हम लोग इंग्लिश में कार्नोट इंजन भी बोलते हैं, कार्नोट इंजन या फिर कार्नोट हीट इंजन, कार्नो इंजन या फिर कार्नोट हीट इंजन। ये सादी कार्नो की एक काल्पनिक इंजन है जिसकी कल्पना उन्होंने 1824 में की थी। वैज्ञानिक का नाम था सादी कार्नो। उनकी एक कल्पना है, ये काल्पनिक इंजन है उनकी, ठीक है ना। ये भी इंजन जो है रियलिटी में है नहीं, बस उनकी एक कल्पना है, एक काल्पनिक इंजन है जो उन्होंने कल्पना की थी 1824 में। इसी को हम लोग कार्नोट हीट इंजन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये अपने आप में एक आइडियल इंजन है। ये भी अपने आप में क्या है कि एक आइडियल इंजन है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है कि एक आदर्श ऊष्मा इंजन है। यह उच्चतम दक्षता वाला एक आदर्श इंजन है, लेकिन इसकी दक्षता 100% नहीं होती है। आइडियल इंजन की जो एफिशिएंसी है, आइडियल इंजन की जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम है, लेकिन 100% नहीं है। मैक्सिमम तो है लेकिन 100% नहीं है। तो इन रियलिटी क्या है कि कार्नोट इंजन तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% भी नहीं है। तो सोचो 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बनाना कितना मुश्किल है, शायद बन भी ना पाए कभी। इसकी दक्षता 100% होती है तो गलत हो जाएगा, असत्य चुनना था, गलत हो जाएगा। कार्नो इंजन की दक्षता प्राप्त करने का सही सूत्र है जहां T1 स्रोत का ताप है तथा T2 सिंक का ताप है। देखो ये स्रोत था ना, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो लिखा जाता है 1 - T2/T1 इनटू में 100। ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में एफिशिएंसी है। तो T2 जो है सिंक का तापमान है और T1 जो है स्रोत का तापमान है। तो 1 - T2/T1 जो 100। ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। एक सवाल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक कार्नो इंजन ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। देखिए T1 क्या था, स्रोत का तापमान यानी कि जो गर्म था 100 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या था, सिंक का तापमान जो कि ठंडा था, यानी कि T2 जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। जो फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पर एफिशिएंसी के लिए 1 - T2/T1 इनटू में 100। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि जो T1 है और T2 है ये जो है परम तापमान है। क्या है कि परम तापमान है, यानी टेम्परेचर इन केल्विन है। तो फॉर्मूला में पुट करो 1 - T2 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 इसमें ऐड करो। तो जब 273 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 293, और इसमें ऐड करो 273 तो 373 इनटू में 100। इसको सॉल्व करिए तो 21.4% आएगा। निम्न में कौन सा यंत्र ऊष्मा इंजन के विपरीत काम करता है? अब इसके ठीक विपरीत काम करता है ऊष्मा पंप या फिर प्रशीतक। ए और बी ये दोनों का काम क्या है, ठीक विपरीत है हीट इंजन के। ये ठंडा है, कोल्ड है, और ये हॉट है। जैसे कि फ्रिज के अंदर का तापमान क्या होता है, कम होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है ये ठंडा है और जो रूम है ये गर्म है। तो ये जो प्रशीतक है या फिर ऊष्मा पंप है ये क्या करता है कि ठंडी वस्तु से हीट को निकाल करके गर्म वस्तु की ओर ले जाती है। देखो इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है अपने आप ये काम होगा। लेकिन जो प्रशीतक है ऊष्मा पंप है ये क्या करता है कि ठंडी वस्तु से हीट को निकाल करके गर्म वस्तु की ओर लेकर के ये जाता है। ये ठीक विपरीत है हीट इंजन के। हीट इंजन में आपने देखा था कि स्रोत से ऊष्मा ली जा रही थी, वहां से कार्य हो रहा था, और कुछ ऊष्मा सिंक को जा रही थी। यहाँ ठीक विपरीत है, यहाँ ठंडी वस्तु से ऊष्मा जो है जा रही है गर्म वस्तु की ओर। लेकिन आपको पता है ये काम जो है अपने आप तो नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अपने आप कभी नहीं होगा कि जो ऊष्मा है वो ठंडी वस्तु से निकलकर गर्म वस्तु की ओर चली जाए। इसके लिए क्या होगा कि हमें बाहर से कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर को चलवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए देनी पड़ती है क्योंकि वहाँ हमको क्या है कि ठंडी वस्तु से हीट को निकाल करके गर्म वस्तु की ओर फेंकनी पड़ती है। इसलिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क करवाया जा रहा है। हीट इंजन में क्या था, कार्य किया जा रहा था, यहाँ कार्य करवाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क जो है करवाया जा रहा है। तो मान लो ठंडी वस्तु से Q2 हीट निकालती है, लेकिन गर्म वस्तु में पता है Q1 हीट जा रही है, Q1 हीट जा रही है, यानी इस Q2 में जो है ये जो इलेक्ट्रिक कार्य किया जा रहा है वो भी जुड़ जा रहा है, तब जाकर के यहाँ पर Q1 बन रहा है। तो जितनी हीट जो है ये ठंडी वस्तु से निकाल रही है, एक्चुअल में रूम में जो है उससे ज़्यादा हीट फेंकती है। देखो Q2 निकाल रही है लेकिन Q1 फेंक रही है, और ये Q1 क्या है, Q2 तो है ही, साथ में इलेक्ट्रिक वर्क किया गया वो भी इसमें ऐड हो चुका है। जो कार्य किया गया वहाँ से भी जो ऊष्मा बन रही है प्लस जो निकाल रही है वो दोनों मिल करके बाहर में फेंक रही है। तो बोल सकते हैं फ्रिज के अंदर जो भी वस्तु है उससे जो ऊष्मा एक्चुअल में निकाली जा रही है उससे बाहर उससे ज़्यादा फेंकी जा रही है। एक आदर्श प्रशीतक का निष्पादन गुणांक या कार्य गुणांक कितना होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे हम लोग अल्फा से भी दिखाते हैं और आप चाहो तो बीटा से भी दिखा सकते हैं। अल्फा से भी दिखाते हैं, बीटा से भी दिखाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसकी, हीट पंप की या फिर बोल सकते हो रेफ्रिजरेटर की। क्या काम करते हैं ये सब, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से हीट को ट्रांसफर करते हैं हॉट बॉडी की तरफ, लेकिन इसके लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है देनी पड़ती है। तो देखो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इनफाइनाइट होती है। एक आदर्श प्रशीतक का निष्पादन गुणांक जो है अनंत होता है। देखिए आदर्श इंजन की जो हम लोगों ने आदर्श ऊष्मा इंजन की जो एफिशिएंसी है हम लोगों ने पढ़ा 1 आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए, ठीक है। लेकिन आदर्श प्रशीतक का जो निष्पादन गुणांक होता है वो अनंत होता है। ये अनंत कैसे हो गया, जैसे मान लो ये बीटा है, हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने इनपुट कितना दिया था और हमें वहाँ से आउटपुट कितना मिला, इनटू में 100। अब सोचो इनपुट हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर इनपुट हम दे रहे हैं W, इनपुट हम दे रहे हैं W, इनपुट तो हमारा यही है ना, इनपुट तो हमारा W है, और आउटपुट क्या है Q2। हमने W कार्य किया, W कार्य करवाया, तो यहाँ से Q2 ऊष्मा को जो है ठंडी वस्तु से बाहर जो है निकाला गया। तो एक आदर्श प्रशीतक जो होगा वो तो वो होगा ना कि भाई हमें कोई इलेक्ट्रिक वर्क ना करना पड़े और ऊष्मा अपने आप जो है ठंडी वस्तु से निकल करके गर्म वस्तु की ओर चली जाए। एक आदर्श प्रशीतक का मतलब ये हुआ, बिना किसी इलेक्ट्रिक वर्क के, बिना किसी बाह्य कार्य के ठंडी वस्तु से ऊष्मा जो है गर्म वस्तु की ओर चली जाए। बताओ क्या पॉसिबल है ये, कभी होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W है ये 0 हो जाना चाहिए, और आउटपुट हमारा यहाँ पर Q2 है, तो Q2 बट्टे में 0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना। रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देने पर, रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देने पर रूम गर्म हो जाएगा। एग्जाम में सवाल आता है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें, रेफ्रिजरेटर के दरवाजा को अगर हम खुला छोड़ दें तो रूम का क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या होगा, तो गर्म हो जाएगा, रूम जो है गर्म हो जाएगा। देखिए रेफ्रिजरेटर का काम होता है ठंडे वस्तु से हीट को निकाल करके गर्म वस्तु की ओर फेंकना। तो रूम हमारा हॉट है, फ्रिज जो है हमारा कोल्ड है, फ्रिज का अंदर का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है यानी, और बाहर रूम हमारा गर्म है ना। ये रूम है हॉट है और ये क्या है कि अंदर कोल्ड है। यहाँ से हीट को निकाल करके क्या करना है, बाहर फेंक देना है। इसके लिए नीचे जो है पूरा ये मोटर लगा होता है जो हीट को क्या है कि कोल्ड से हॉट की तरफ फेंकने का काम करता है। अब मैंने आपसे ये भी कहा ठंडी वस्तु से मान लो अगर Q2 हीट निकाली जा रही है तो रूम में फेंकी कितनी जा रही है, Q1 फेंकी जा रही है, जो कि Q2 के बराबर नहीं है बल्कि Q2 से ज़्यादा है। Q2 से ज़्यादा, इसमें W ऐड हो गया, इसमें W ऐड हो गया। तो मान लीजिए कि अंदर में जो भी सामान है वहाँ से टोटल ऊष्मा जो है 100 जूल निकाली गई, तो बाहर में 100 जूल से ज़्यादा फेंकी जाएगी, W ऐड हो जाएगा उसमें, 100 जूल से ज़्यादा फेंकी जाएगी। लेकिन अगर हम दरवाज़ा को बंद कर देते हैं
तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसकी जो ऊष्मा है वो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक ना। मतलब एक टाइम क्या होगा कि रूम को फेंकी जाने वाली जो ऊष्मा है वो भी बहुत कम हो जाएगी, है ना, बहुत कम हो जाएगी। तो रूम के टेम्परेचर को उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप दरवाजे को खुला छोड़ दो तो रूम से हीट जो है इसके अंदर जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। रूम हमारा गर्म होगा, फ्रिज जो है अंदर की ओर जो है ठंडा होगा उसका टेम्परेचर। तो क्या होगा कि बाहर से रूम से जो हीट का फ्लो होगा वो फ्रिज की तरफ होगा, और फिर फ्रिज क्या करेगा, वहाँ से ऊष्मा को निकालेगा और फिर रूम में फेंक देगा, और जितना ऊष्मा वो निकालेगा उससे ज़्यादा रूम को फेंकेगा। तो ये कहानी लगातार चलती रहेगी, ये कहानी जो है लगातार चलती रहेगी। अगर हम बंद कर देते तो एक टाइम के बाद क्या होता, अंदर में जो भी वस्तु है उसकी ऊष्मा कम हो जाती, तो बाहर में ऊष्मा कम फेंकी जाती। लेकिन अगर हमने दरवाजा ही खुला छोड़ दिया है, मतलब ये प्रक्रिया जो है लगातार चलेगी। बाहर से रूम से जो हीट है वो फ्रिज की तरफ फ्लो होगी, फिर वहाँ से हीट को निकाल करके बाहर फेंका जाएगा, और जो फेंका जाएगा उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें W जो है ऐड हो चुका होगा। तो इसीलिए क्या है कि रूम जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि फेंकी जाने वाली जो ऊष्मा है वो ज़्यादा होती है जितना वो ऊष्मा ली जाती है फ्रिज के अंदर से, इसीलिए रूम जो है गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 62 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।